डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको 31 जनवरी 2024 सेशन 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से देखिए और साथ साथ पॉसिबल हो तो सॉल्व कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 0 लेस देन सी लेस देन बी लेस देन ए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस बी माइनस 2c एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस 2a एक्स प्लस सी प्लस ए माइनस 2b इक्वल 0 and alpha is not equal to 1 be the one its roots, then we have given two statement। एक दिया हुआ है अल्फ़ा जो दिया है -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, सो b कैन नॉट बी ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए सी, और अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 to 1 और b में भी ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए सी। तो हमें दोनों अल्फ़ा की वैल्यू -1 0 और 0 1 के बीच में लेकर के हमको सॉल्व करना है। लेकिन आप देखें, यदि हम इसको हम एक फंक्शन एफ मान लें, यदि इसको हम एक फंक्शन एफ मान के चलें तो एफ इक्वल टू ये हो गया a प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस 2a प्लस सी प्लस ए माइनस 2b। यदि आप यहाँ पे यदि हम x इक्वल 1 पुट कर रहे हैं, देखें ज़रा, यदि हम यहाँ पे x इक्वल 1 पुट कर रहे हैं तो देखें क्या आ रहा है। ये आ रहा है f1 इक्वल टू, ये हो जा रहा है a प्लस बी माइनस 2c प्लस बी प्लस सी माइनस 2a प्लस सी प्लस ए माइनस 2b। तो देखें ये a और a से मिल करके ये 2a कैंसिल हो गया, c और c मिल करके 2c कैंसिल हो गया, b और b मिल करके 2b कैंसिल हो गया। यानी ये मतलब हुआ कि f1 इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया। और f1 इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ, सो इट्स वन रूट इज़ 1, यानी इसका एक रूट जो है वो क्या आ गया, 1 आ गया। अब यदि इसका एक रूट 1 आ गया तो मान लें हम दूसरा रूट जो है इसका अल्फ़ा मान लें। तो देखें यहाँ पे ज़रा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू 1 इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए सी बाई ए। प्रोडक्ट कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो सी कितना हो गया, ये सी यानी कॉन्स्टेंट टर्म ये दिया हुआ है c प्लस ए माइनस 2b अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी माइनस 2c। यानी यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल गई c प्लस ए माइनस 2b अपॉन a प्लस बी माइनस 2c। ये वैल्यू किसकी मिल गई आपको, ये अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अब देखें, अब आप स्टेटमेंट लेके चलें। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि यदि अल्फ़ा लाई कर रहा है -1 और 0 के बीच में तो b कैन नॉट बी ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए सी। तो हम अल्फ़ा को लेके चल रहे हैं। इफ़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू -1 और 0 के बीच में हम लेके चल रहे हैं, तो यदि हम -1 और 0 के बीच में लेके चल रहे हैं तो ये हो गया आपके पास -1 लेस देन अल्फ़ा लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 लेस देन सी की अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ये है c प्लस ए माइनस 2b अपॉन ये हो गया a प्लस बी माइनस 2c लेस देन 0। तो इसके दो पार्ट आपको मिल गए। और यहाँ पे देखें आपके पास दिया क्या है भाई, यहाँ पे दिया हुआ है 0 लेस देन c लेस देन b लेस देन a। तो यहाँ पे हम देखें तो ज़रूर a सबसे ग्रेटर है, तो a प्लस बी माइनस 2c का जो फॉर्म आएगा ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि a सबसे ग्रेटर है, फिर b और माइनस 2c का जो आउटपुट होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो डिनोमीटर a प्लस बी माइनस 2c है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसके दो केस हम ले लें। पहला केस हम लेके चल रहे हैं कि c प्लस ए माइनस 2b अपॉन a प्लस बी माइनस 2c ये ग्रेटर देन -1। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस हो जाएगा c प्लस ए माइनस 2b अपॉन a प्लस बी माइनस 2c ये हो जाएगा लेस देन 0। तो इन दोनों पार्ट को हम सॉल्व करें पहले। यदि हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जाएगा c प्लस ए माइनस 2b ग्रेटर देन माइनस a माइनस बी प्लस 2c। और यहाँ पे हो जाएगा ये c प्लस ए माइनस 2b प्लस a प्लस बी माइनस 2c ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे हो जाएगा आपका a और a 2a हो गया, और ये माइनस बी आ गया माइनस c ग्रेटर देन 0।
इसका मतलब यहाँ पे हो गया ये b प्लस सी ये लेस देन 2a हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि b प्लस सी लेस देन 2a हुआ। तो एक पार्ट तो ये आ गया। ये यहाँ से देखें क्या मिल रहा है, यदि यहाँ से हम देखें एंड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जी तो ग्रेटर देन 0 तो ये हो जाएगा c प्लस a माइनस 2b लेस देन 0 और ये हो जाएगा c प्लस a लेस देन 2b। तो इसका तो हो जाएगा b ग्रेटर देन a प्लस सी बाई 2। ये पार्ट मिला, b प्लस सी लेस देन 2a मिल रहा है और b ग्रेटर देन a प्लस सी बाई 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई यहाँ पे तो आपके पास b जो है वो a प्लस सी बाई 2 से ग्रेटर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि b कभी भी b कैन नॉट बी ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a और c। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि b कैन नॉट बी ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a एंड c, क्योंकि ये a एंड c का ज्योमेट्रिकल मीन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्टेटमेंट 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका स्टेटमेंट आपका जो 1 है दैट इज़ ये क्या हुआ आपका, ये ट्रू हो गया। ये क्या हुआ, ट्रू हो गया। अब हम दूसरा स्टेटमेंट लेके चलते हैं कि इफ़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिया हुआ है 0 से 1, ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन 1। तो ये जाएगा 0 लेस देन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, c प्लस a माइनस 2b अपॉन ये हो जाएगा a प्लस b माइनस 2c। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या आपने देखा हुआ कि a प्लस b माइनस 2c ग्रेटर देन 0, ये गिवन है, ये आपके पास गिवन है। तो ये पार्ट हम लेके चलें, ये आपका ग्रेटर देन 0 नहीं ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ ये आपका 1 होगा। फिर यहाँ दो पार्ट लेके चलें। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है कि c प्लस a माइनस 2b अपॉन a प्लस b माइनस 2c, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और दूसरा केस हम लेके चलें कि c प्लस a माइनस 2b अपॉन a प्लस b माइनस 2c, ये आपका 1 से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो वही चीज़ आ गई भाई, c प्लस a माइनस 2b ये ग्रेटर देन 0 हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका c प्लस a ग्रेटर देन 2b और यहाँ हो जाएगा c प्लस a बाई 2 ग्रेटर देन b। इसका मतलब ये हो गया कि b जो है, हाँ देखो ये आ रहा है a प्लस b जो है वो a प्लस सी बाई 2 से लेस आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं भाई आपकी। यहाँ देखिए वाला केस भी सॉल्व करके देखें। यदि हम ये पार्ट सॉल्व करें तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस 2c ग्रेटर देन 1 है, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आएगा c प्लस a माइनस 2b, ये आएगा लेस देन a प्लस b माइनस 2c और ये जाएगा c प्लस a माइनस 2b माइनस a माइनस b प्लस 2c लेस देन 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3c, ये हो जाएगा आपका a और ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 3b ये लेस देन 0 और यहाँ पे आ रहा है आपका 3c लेस देन 3b, यानी ये आ रहा है c लेस देन b विच इज़ 2। यही तो दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। इसका मतलब b लेस देन c प्लस a बाई 2 और c लेस देन b। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। देयरफॉर b may be ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ a एंड c, क्योंकि यहाँ पे ये b जो है वो a प्लस सी बाई 2 से लेस आ रहा है और c लेस देन b। देखो ये c लेस देन b वो यहाँ पे दिया हुआ, c लेस देन b यहीं पे दिया हुआ है। आप देखें दी क्वेश्चन में कि देखो c लेस देन b दिया हुआ है, ये पार्ट ये c लेस देन b दिया हुआ है, ये 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है कि यहाँ पे b जो है वो ज्योमेट्रिकल मीन हो सकता है किसका, a और c का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्टेटमेंट 2 ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका ट्रू है। तो आप देख रहे हैं दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए, यानी आपके स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।
तो देखें इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन देखें आप तो दिया हुआ है बोथ 1 and 2 आर ट्रू, यानी आपका जो फर्स्ट का आंसर होगा वो क्या होगा, वो 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर की पावर 2023 और 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब पावर 2024। हमें निकालना सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। ध्यान रखें आप पहले बात कि जब भी किसी भी एक्सपेंशन का कोफिशिएंट का सम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पे आपके पास वेरिएबल दिख रहे हैं, यहाँ तो एक ही वेरिएबल x दिख रहा है, हालांकि x और ये x स्क्वायर है, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है। तो जितने भी आपके पास वेरिएबल दिख रहे हैं सभी को हम इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, x इक्वल टू 1 पुट कर दें। तो देखें यहाँ पे, तो ये आपका सम ऑफ दी ऑल दी कोफिशिएंट निकल आएगा। तो यहाँ देखें हम पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 और ये प्लस 2 पावर 2023 और ये हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 2 पावर 2024, यानी तो कैंसिल हो गया। तो ये तो आ गया 1 ही आ गया, इनटू यहाँ देख रहे हैं ये हो गया आपका माइनस में, ये भी 1 आ गया। तो 1 की पावर 2023 आया और यहाँ पे 1 की पावर 2024 आ गया, यानी ये आपका आ गया 1 इंटू 1 मतलब आ गया 1। यानी सभी जो सम जितने भी कोफिशिएंट होंगे उस सब का सम क्या होगा, 1 होगा। तो वो a बोला हुआ तो a इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, a इक्वल टू आपके पास 1 आ गया। अब हम b निकालेंगे। b की वैल्यू क्या दिया है, लिमिट x टेंस 0 टू x log 1 प्लस टी अपॉन टी 2024 प्लस 1 dt अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये अब a तो निकल गया भाई, सम ऑफ दी कोफिशिएंट से हमने डायरेक्ट x इक्वल 1 पुट कर दिया तो सभी कोफिशिएंट का सम निकल आया। b निकालने के लिए आपके पास एक लिमिट का फॉर्म दिया हुआ है। तो इस लिमिट के फॉर्म में पहले चेक करें क्या ये 0/0 फॉर्म है, लिमिट यदि x टेंस 0 दिया है तो यदि हम 0 पुट करेंगे तो देखें दोनों लिमिट 0 0 हो जाएगी। और जब भी दोनों लिमिट 0 0 है, दोनों लिमिट सेम हो जाती हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0, मतलब ये न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, यानी 0/0 फॉर्म है। जब भी कोई क्वेश्चन 0/0 के फॉर्म में है तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, वेन एवर एनी क्वेश्चन द फॉर्म ऑफ 0/0 और मे बी इन्फानाइट बाई इन्फानाइट देन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dy/dx यहाँ भी कर दें और dy/dx यहाँ भी कर दें। तो देखो ज़रा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे हम अब लार्जेस्ट रूल लग जाएगा तो क्या होगा, पहले हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये t के प्लेस में x आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, log 1 प्लस एक्स अपॉन x पावर 2024 प्लस 1 इंटू dy/dx ऑफ x हो गया 1 और फिर हो जाएगा माइनस, और फिर हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 होगा तो log 1 0 मतलब 0 आ जाएगा पूरा, और अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, अपॉन हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, ये हो गया। तो अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल गया लिमिट x टेंस टू 0, इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन x इंटू 2 और 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2024, ये फॉर्म में आ गया। अब यदि आप इस फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आ रहा है, देखो एक फॉर्म होता है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये इक्वल टू 1 होता है, ये कहलाता है आपके पास लॉगरिथमिक लिमिट। तो ये फॉर्म बनने के लिए देखें आप यहाँ पे, यदि इसको हम इस फॉर्म में अरेंज कर लें तो ये हो जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स को अलग कर लो, ये फॉर्म इनटू 1/2 और फिर 1 अपॉन ये बचेगा 1 प्लस एक्स पावर 2024, ये आ गया। तो देखें log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा ये, यानी ये आ जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे डायरेक्ट ये तो 0/0 फॉर्म में दिया नहीं ये वाला पार्ट,
तो हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा 1/1 + 0, यानी ये आ जा रहा है 1/2। यानी आपके पास जो b की वैल्यू है, ये b कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। और a कितना मिला था, a = मिला था 1। तो हमारे पास a और b तो मिल गया। अब अगला पार्ट देखें क्वेश्चन का। इफ़ द इक्वेशन cx² + dx + e = 0 एंड 2bx² + ax + 4 हैव ए कॉमन रूट, जहाँ पे c d e बिलोंग्स टू r है, तो आपको d⁻c⁻e निकालना है। यानी आपके पास ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दोनों में बोल रहा है दोनों में कॉमन रूट्स हैं। तो भाई कॉमन रूट्स की प्रोसीजर क्या होती है कि जब भी दो इक्वेशन के रूट्स कॉमन होते हैं तो उसके जो कोफिशिएंट्स ऑफ x², x और कांस्टेंट टर्म होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो देखें वही कॉन्सेप्ट लेके चलें यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखें cx² + dx + e = 0, और ये तो यहाँ आपके पास a और b तो मालूम है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, a = 1 और b = ½ पुट कर दें। तो क्या मिल गया इक्वेशन आपके पास, ये तो cx² यहाँ पे c d e अननोन है, इसी का रेशो निकालना है आपको, तो इसको ऐसे ही रखो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, जाएगा 2b, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस a × 1 + 4 = 0। तो ये हो जाएगा आपका cx² + dx + e = 0 एंड, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया भाई, ये यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं b की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो b की वैल्यू पुट करो भाई यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा b की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो b है ये 1/2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये x², और यहाँ पे ये x होगा, और a की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि हमको a और b की वैल्यू रिप्लेस करना है। तो ये तो कैंसिल होगा, तो क्या आ गया, ये आ गया x² + x + 4 = 0। यानी दो इक्वेशन आपके पास मिले, ये इक्वेशन ये मिला और दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। एक में c d e या नॉन है और एक में कोफिशिएंट्स आपको मालूम है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें x² + x + 4, इन दोनों में क्या बोल रहा है, हैव कॉमन रूट्स, हैव क्या बोल रहा है, कॉमन रूट बोल रहा है। तो यहाँ पे यदि हम चेक करें, देखें आज के इसके रूट्स निकालने की कोशिश करें। पहले एक मेथड तो ये है कि भाई इसके जो कोफिशिएंट वो प्रोपोर्शनल कर दें, या फिर हम इसके एक रूट निकालें और इसको सेटिस्फाई करा दें दूसरे इक्वेशन से। तो यदि हम इसके रूट निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं जब इसका d चेक करो, इसका d = हो जाएगा b² - 4ac, मतलब ये <0 मिल रहा है। d क्या मिल रहा है आपको, <0 मिल रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बोथ रूट्स आर इमेजनरी, इसके दोनों रूट्स क्या हैं, इमेजनरी हैं। तो किस मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन रूट होगा, कॉमन रूट इज ऑल्सो इमेजनरी ही आपको मिलेगा। तो जब कॉमन रूट इमेजनरी मिलेगा तो आप एक काम करो, आप दोनों के जो कोफिशिएंट्स है उसका रेशो के इक्वल कर दो। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा c/1 = d/1 = e/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि c⁻d⁻e प्रोपोर्शनल टू 1:1:4, यानी इसका तो ये उसका रेशो जो आएगा वो 1:4 का रेशियो आएगा। देखो इसका आंसर देखो क्या दिया है, 1:4। DCE बोल रहा है, DCE बोल रहा है, देखो ज़रा DCE, तो DCE करें हम, तो DC और E करें तो ये भी आएगा 1:1:4, यानी इसका आंसर आएगा 1:4, 1:1:4 आना चाहिए। देखिए दिया हुआ है 1:1:4, मतलब इसका आंसर जो होगा वो आंसर इसका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला आर सेम एज दैट ऑफ द एलिप्स x² / 9 + y² / 25 = 1. The centricity of the hyperbola is 115/8 times of the centricity of the ellipse. The smaller focal distance of the point √2 14/3 √2/5 on the hyperbola is equal to, यानी आपको फोकल डिस्टेंस निकालना है हाइपरबोला का, और आपके पास इक्वेशन क्या दिया है, एलिप्स का इक्वेशन दिया है। तो एलिप्स का इक्वेशन देख रहे हैं भाई, यदि हम कंपेयर करें यहाँ पे तो आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, ये होता है x² + a² + y² / b² = 1। तो यहाँ कंपेयर करेंगे
तो ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9, यानी ए हो गया 3 और बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25, यानी बी हो गया इसका 5। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बी है ये ग्रेटर देन ए मिल रहा है। तो बी ग्रेटर देन ए मिल रहा है मतलब ये कौन सा एलिप्स हो गया, इसको बोलते हैं ये वर्टिकल एलिप्स हो गया, ये वर्टिकल एलिप्स हो गया। तो वर्टिकल एलिप्स में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास बी ग्रेटर देन ए हो तो इसका ई क्या निकलता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ई आएगा, ई एलिप्स का, ये इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये फार्मूला है भाई। तो पहले हम क्या करें, इसकी हेल्प से एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स निकाल लें। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ये आपके पास एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स कितना होगा, रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 9/25, यानी ये मिल जाएगा आपको रूट ऑफ 16/25। तो ई हाइपरबोला कितना आ गया, एलिप्स कितना आ गया, ये हो गया आपका 4/5 हो गया। एक चीज़ मिल गई। जब ये आपके पास एलिप्स मिल गई तो आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इसकी फोकाई है, तो इसका फोकाई निकाल लें भाई। तो इसका फोकाई कितना होता है, देखें इसका फोकाई होता है ये हो जाता है 0 प्लस माइनस बी ई, कितना होता है 0 प्लस माइनस बी। तो इसका फोकाई निकाल लें हम। तो इसका जो फोकाई एलिप्स का है ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी ई, और इसमें से वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0 प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू दिया है 5 और ये आ गया आपके पास ई आ गया 4/5। इसका मतलब इसका जो फोकाई आ गया, ये फोकाई होगा 0 और प्लस माइनस 4। तो एक चीज़ आपको ये मिल गई भाई, फोकाई ऑफ एलिप्स कितनी मिल गई, 0 प्लस माइनस 4 मिल गया। अब आपके पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 15/8 टाइम्स ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। एक ये दिया हुआ है दोनों एसेंट्रिसिटी का रिलेशन, यानी रिलेशन दिया हुआ है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ये इक्वल टू बोल रहा है 15/8 ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो इसका मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना हो जाएगा, ये आएगा 15/8 इंटू एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स कितना है, ये दिया है 4/5। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 1, ये 3। इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना आ गया, ये आ गया 3/2 आ गया। एक चीज़ मिल गई। अब देखें आगे क्या है क्वेश्चन में। अब आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फोकाई ऑफ द हाइपरबोला इज द सेम एज द फोकाई ऑफ एलिप्स, यानी जो एलिप्स के फोकाई हैं वो हाइपरबोला के फोकाई दोनों सेम हैं। तो चूंकि आपके पास जो एलिप्स बना है वो कौन सा एलिप्स बना है, ये बना हुआ है आपके पास वर्टिकल एलिप्स। देखें ये वर्टिकल एलिप्स है, ये वर्टिकल एलिप्स बन गया। अब आपने वर्टिकल एलिप्स के ये आपके पास मिल गया सेंटर, और ये इसके मिल गए दोनों फोकाई कितने मिल गए हैं आपके पास, क्या दिया है आपने फोकाई निकाला है 0.4, ये है 0.4 और ये दिया हुआ है 0 और -4। अब बोल रहा है कि फोकाई जो है, ये फोकाई हाइपरबोला के फोकाई दोनों क्या है, सेम, माने एक ही पॉइंट है। इसका मतलब है आपके पास जो हाइपरबोला बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो ये आपके पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाएगा। ये हाइपरबोला बनेगा आपके पास, क्योंकि इसके जो फोकस है वो दोनों क्या है, दोनों के फोकाई सेम है। तो इसमें तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, सिंस गिवन एलिप्स इज वर्टिकल सो हाइपरबोला शुड बी कॉन्जुगेट, तो हमें जो इक्वेशन ऑफ, तो मान लें भाई इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये हम मान लेते हैं x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b²
इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू होता है ये -1। ये जो फॉर्म है ये कहलाता है आपका कंजुगेट हाइपरबोला का। यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ये बी स्क्वायर हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला -1। अब ये आपके पास रिलेशन होता है ए और बी में एसेंट्रिसिटी निकालने की मेथड है ये। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे ए और बी आप यहाँ से, तो इस कंजुगेट हाइपरबोला के फोकाई क्या हो जाएंगे, इसके फोकाई हो जाएंगे कंजुगेट हाइपरबोला के फोकाई इसके कौन साइड है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस, हमने कैपिटल बी लिया, कैपिटल बी इंटू एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। तो ये कितना दिया कौन साइड, तो ये दिया 0 और 4। जब 0 4 दिया है इसका मतलब क्या हुआ कि बी डॉट एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और जब ये 4 होगा तो आपके पास यहाँ से एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला मालूम है, ये हमने निकाला हुआ है। ये कितना दिया है, देखो ये दिया 3/2। तो यहाँ पे हम 3/2 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका b इंटू 3/2 इक्वल टू 4। यानी आपको पास b कितना मिल जाएगा, b मिल जाएगा 8/3। देखिए आपको b इक्वल टू 8/3 मिल गया। अब जब b इक्वल टू 8/3 मिल गया तो हम क्या निकाल लें, a निकाल लें। तो ये आपके पास मालूम भाई रिलेशन क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू है b स्क्वायर एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला -1। अब यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, यहाँ पे आपके पास e भी मालूम है और h भी मालूम है। तो b कितना पुट कर दिया हमने 8/3 और एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला दिया हुआ है कितना, ये 3/2। यहाँ सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा 64/9 और ये हो जाएगा आपका 9/4 -1। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको a स्क्वायर इक्वल टू 64/9 इंटू 5/4। तो ये तो हो गया 60, मतलब ये डायरेक्ट आप करेंगे तो a स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 80/9 आ गया, a स्क्वायर आ गया 80/9। अब आप a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों मिल गए तो आप आपके इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में पुट कर दो। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना आ गया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है, ये आ गया 80/9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया 64/9 इक्वल टू हो गया -1। तो ये आपके पास इक्वेशन मिल गया भाई, ये क्या मिला, ये मिल गया इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब देखें आगे, आपको निकालना है स्मॉलर फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट √2 14/3 √2/5 ऑन द हाइपरबोला। यानी आपको निकालना फोकल डिस्टेंस निकालना है। यानी फोकल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द हाइपरबोला। यानी हम PS भी बोल सकते हैं, या फिर ये पूछ सकता है भाई यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ पे आपके पास S' है तो ये डिस्टेंस भी फोकल डिस्टेंस हो सकता है, ये वाला डिस्टेंस भी फोकल डिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पे फोकल डिस्टेंस का जो फॉर्म होता है ये होता है फोकल डिस्टेंस ऑफ हाइपरबोला, ये होता है आपका PS इक्वल टू होता है EY1 माइनस B। ये होता है फार्मूला, इसको याद करना पड़ेगा आपको। E क्या है, E जो है वो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है। तो कितना हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी कितनी आई है, ये आई है 3/2। और y1 मतलब ये जो पॉइंट दिया गया है, यदि हम इस पॉइंट को x1 y1 बोलें तो y1 जो है वो इसका y कोऑर्डिनेट है। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना दिया है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है ये। तो ये हो जाएगा आपका 14/3 माइनस √2/5 इंटू, और ये माइनस b कितना दिया है, b दिया हुआ है आपको 8/3 आपके पास b है। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा आपको टोटल, ये हो गया 3 और 3 कैंसिल हो गए, ये 7 हो गया, यानी ये हो गया आपका 7 इंटू 2/5 माइनस 8/3। तो ये आपका PS होगा, ये कहलाएगा आपका फोकल डिस्टेंस। देखें भाई ये फॉर्म दिया हुआ है कि नहीं दिया है, ये आपका
7√2/5/-8/3 ये दिया हुआ है ए, यानी आपका जो फर्स्ट थर्ड का जो आंसर होगा वो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल x² + y² - 10x + 4y + 13 = 0 is a chord of another circle C whose center is the point of intersection of the line 2x + 3y = 12 and 3x - 2y = 5, then the radius of the circle C। यानी आपके दूसरे सर्कल का आपको रेडियस निकालना है। तो पहले सर्कल का आप सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा भाई, इसका सेंटर हो जाएगा, आप कंपेयर करोगे -g - f से, क्या होता है -g और -f, तो डायरेक्ट आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और -2, ये हो गया सेंटर। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस होता है √g² + f² - c, तो ये मिल जाएगा आपको √16, यानी हो जाएगा 4। तो r = कितना आ गया, ये 4 आ गया। एक चीज़ तो ये मिल गई आपको। अब एक और आपके पास सर्कल दिया हुआ है, दूसरा सर्कल, जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसका सेंटर जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका बोल रहा है, ये 2x + 3y + 12 = 0, और दूसरा दिया हुआ है 3x - 2y = 5। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब आप देखें यहाँ पे, अच्छा =12 है, ये दिया हुआ है =12 दिया हुआ है। इन दोनों कर्व को आपस में सॉल्व कर लो भाई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, हम डायरेक्ट सॉल्व करके वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे x = मिल रहा है 3 और y = मिल रहा है 2। इसका मतलब इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर क्या है, 3 और 2 है, और इसका जो रेडियस है, रेडियस ये कितना है, ये हम मान लेते हैं r है, और ये क्या है, सर्कल C है ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कल आपके पास जो दिया सर्कल है, ये सर्कल दिया है, इस सर्कल का सेंटर कितना है, ये आपका सेंटर माने इसका डायमीटर दूसरे का कॉर्ड बता रहा है। तो सेंटर निकालने पहले इसका सेंटर कितना दिया है, ये दिया है 5 और -2, ये सेंटर मान लें इसको हम मान लेते हैं C1। और अगला क्वेश्चन, और इसका रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस दिया हुआ 4, ये रेडियस कितना दिया है, 4 दिया है, ये हम पॉइंट A मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें आप। क्वेश्चन बोल रहा है वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये जो डायमीटर देख रहे हैं, ये जो AB है, ये इसका डायमीटर है, किसका, सर्कल C1 का। ये सर्कल कौन सा है, C1 है। अब ये डायमीटर C1 है, इज द कॉर्ड अनदर सर्कल ऑफ C, यानी ये कॉर्ड है। तो चलो भाई हम मान लेते हैं ये एक सर्कल का कॉर्ड है, ये सर्कल क्या है, C है, इसका कॉर्ड है। तो इसका जो सेंटर आया है इस C का, ये सेंटर कितना आया है, देखें ये सेंटर आया है 3 2, ये कितना है आपका 3 और 2 है, ये C है। और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस आपको निकालना, हमने इसको R मान लिया। ये है भाई क्वेश्चन आपका। तो यदि हम यहाँ देखें, यदि हम इसको ज्वाइन कर दें, तो ये कॉर्ड में कोई भी लाइन आपको मालूम है, सेंटर जब भी आप किसी कॉर्ड, ये तो कॉर्ड हो गया, दूसरी C के लिए कॉर्ड हो गया, तो ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर हो जाता है, तो आप ये कॉन्सेप्ट लेकर के हम डायरेक्ट पहले इसका रेडियस R निकालते हैं। तो देखें R निकालने के लिए पहले हम निकाल लें C से C1 का डिस्टेंस, ये C1 है। तो पहले हम निकाल लें C और C1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जाएगा √5 - 3 का स्क्वायर प्लस -2 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 16, यानी हो जाएगा √20। यानी ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, √20 डिस्टेंस आ गई, C से C1 के बीच का डिस्टेंस। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लगा दें पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल AC और C1 में अप्लाई कर दें पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा आपका AC² = AC1² प्लस C और C1²। तो कितना जाएगा भाई, ये AC², तो ये तो R² है, ये R² =
ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये तो डिस्टेंस दिया है, यानी ये हो गया आपके पास, ये हो गया रूट ऑफ, हम किसका देख रहे हैं, हाँ ये देख रहे हैं, ये तो रेडियस है ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस ये हो जाएगा √20 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16 प्लस 20, यानी आर स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 36, तो आर कितना होगा, आर हो जाएगा 6। तो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन था ये, यानी आपका दूसरा सर्कल सी का रेडियस वो कितना होगा, 6 होगा। तो देखें देन द रेडियस ऑफ द सर्कल सी इज 6, तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 4x एक्स लेस देन 4, और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स वाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखिए भाई ये कर्व दिया हुआ है, पहला कर्व तो आपके पास दिख रहा है कि पैराबोला दिख रहा है, तो ये आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये कब है, जब x लेस देन 4 है। एक पार्ट तो ये दिख रहा है, मतलब एक पैराबोला बना है, दैट इज राइट हैंडेड पैराबोला, जिसके वर्टेक्स क्या हैं, एक पैराबोला हो गया जिसके वर्टेक्स जो हैं वो वर्टेक्स में लगे आपको 0 और 0, और x दिया है लेस देन 4, और दूसरा कर्व दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि एक्स वाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4 ये ग्रेटर देन 0 है, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है। अब देखें भाई इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ y x दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें y को सपोज करना पड़ेगा कि y के हम पॉजिटिव के लिए और y के नेगेटिव के लिए हम इसको सॉल्व करें। देखें क्या मिल रहा है, यदि हम y को मान लें कि y ग्रेटर देन 0 है, यदि y क्या मान लें, y ग्रेटर देन 0 है, तो y ग्रेटर देन 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, और ये हो गया x माइनस 4, और ये दिया है ग्रेटर देन 0। यानी हम इसका यदि साइन स्कीम बनाएं तो आपको मालूम है जो भी टर्म डिनोमिनेटर में है उसको हम पॉजिटिव कर दें, तो क्या मिल जाएगा, ये पॉजिटिव करने के लिए एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, पॉजिटिव करने के लिए जो भी टर्म डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 अपॉन ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और एक्स माइनस 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब जो भी वैल्यू पॉजिटिव हो रही है उसको हम क्या कर दें, ये वाला पार्ट को नेगलेक्ट कर दें, नेगलेक्ट कर दें तो क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4 ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो बना लो भाई इसका साइन स्कीम बना लें। अब यदि हम इसका साइन स्कीम बनाएंगे तो ये आएगा 0, यहाँ आएगा 1 2 3, ये आएगा 4। अब यहाँ देखें तो ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6, साइन स्कीम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। यानी आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग्स टू आपके पास आएगा -∞ से, तो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव के लिए हो जाएगा 0 से 1 और यूनियन 2 से 3। अब देखें यहाँ पे जो x दिया हुआ है वो लेस देन 4 दिया है, x लेस देन 4 दिया है, इसका मतलब आप सिर्फ यहाँ से वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे बस, यानी सिर्फ आपके पास यही आएगा 0 से 1 और ये जो आएगा आपका 0 to 1 और 2 से 3, और यहाँ पे साथ में क्या होगा कि y जो होगा y हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये तो एक पार्ट हो गया भाई। अब हम दूसरा केस लेके चलें कि यहाँ पे मान लें कि इफ़ y लेस देन 0 हो जाए, यदि y की वैल्यू 0 से लेस हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये जब y लेस देन 0 हो गया तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिल रही है ये आपका लेस देन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन
एक्स माइनस 3 और x माइनस 4। अभी लेस देन 0 हो तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे आप नेगेटिव लोगे, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो जब ये नेगेटिव लोगे आप, तो नेगेटिव हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4, ये हो जाएगा आपका लेस देन 0। और बिल्कुल सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम x माइनस 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आपके पास बनेगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 4, ये आएगा लेस देन 0। जब लेस देन 0 होगा तो फिर यहाँ पे साइन स्कीम बनाएंगे तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा यहाँ पे भी, यानी ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 1, ये 2 3 4 5 और ये 6, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग्स टू आएगी नेगेटिव के लिए माइनस इन्फिनिटी से 0, यूनियन 1 से 2 और यूनियन 3 से 4। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आपके पास जो x है, ये x जो यहाँ दिया हुआ लेस देन दिया हुआ 4, x क्या दिया है, x लेस देन 4 दिया हुआ है, तो साथ में ये x लेस देन 4 मतलब 4 दिख रहा है, और साथ में क्या आएगा, ये y लेस देन 0 आएगा। तो ये दो पार्ट आपके पास मिले, यानी एक मिल गया आपके पास, ये क्या मिला 0 से 1 2 से 3, और ये मिल गया माइनस इन्फिनिटी से 0। अब ये देखें वाई स्क्वायर में तो ये वाला पार्ट आएगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि y इक्वल टू 4ax का ग्राफ ऐसा बनता है, ये ग्राफ बना, तो y इक्वल टू 4ax का ग्राफ बनाएंगे तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन तो आएगा नहीं, यानी वाला पोर्शन आएगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, फिर x बिलोंग्स टू ये मिलेगी 1 से 2 यूनियन 3 से 4 और साथ में y लेस देन 0, यानी ये पार्ट इसका बाउंडेड पोर्शन और ये पार्ट का बाउंडेड पोर्शन, इसका बाउंडेड पोर्शन आपको निकालना है। तो देखें इसका ग्राफ बना के देखें पहले ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो हम इसका ग्राफ बनाएं जरा, y इक्वल टू 4ax का ग्राफ, तो y इक्वल टू 4x का ग्राफ तो ये बन गया भाई, ये एक पैराबोला बन गया, y स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया y इक्वल टू 4x, और यहाँ पे आपके पास जो बाउंडेड पोर्शन मिल रहा है ये x बिलोंग्स टू क्या मिल रहा है, देखें ये मिल रहा है 0 से 1 2 से 3 1 से 2 3 से 3, मतलब ये आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं ये आ रहे हैं x इक्वल टू 1, ये आ रहा है 2, ये 3 और ये हो जा रहे हैं 4। अब इसका बाउंडेड पोर्शन देखें पहले, तो पहले ये वाला पार्ट देखें हम, तो y बोल रहा है ग्रेटर देन 0 0 से 1 और 2 से 3, y ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 0 से 1 और 2 से 3, 0 से 1 का मतलब हो गया कि ये वाला पोर्शन आ गया, ये आपका 0 से 1 आ गया, क्योंकि y ग्रेटर देन क्या है, y ग्रेटर देन 0 है, ये आपका y ग्रेटर देन 0 आ गया, और यहाँ पे ये y लेस देन 0 आ गया। तो ये आपका क्या मिला, ये वाला पोर्शन ये मिल गया 0 से 1, और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है 2 से 3, दूसरा बोल रहा है ये 2 से 3, यानी ये पोर्शन भी इंक्लूड होगा आपका, ये 2 से 3 वाला पोर्शन भी आपका इंक्लूड होगा। देखें इसको अच्छे से, ये 2 से 3 हो गया, ये पार्ट आ गया। अब देखें यहाँ पे दूसरा बोल रहा है y लेस देन 0, y लेस देन 0 में क्या बोल रहा है, ये 1 से 2 और 3 से 4, 1 से 2 मतलब ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये देखें ये आ रहा है 1 से 2 और ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है 3 से 4, ये देखें आप भाई, इसका एरिया आपको निकालना है। तो हमें लेना पड़ेगा 0 से पहले हम जाएंगे 1, फिर 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे और एरिया निकालेंगे। अब यदि आप इसको डायरेक्ट देखें, यदि इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें आप, कि हम यदि हम सिंपल एरिया निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, कि जब ये एक पार्ट ये दिया हुआ है, अपर 2 पार्ट दिए गए हैं, 2 लोअर पार्ट दिए गए हैं, ये देखो ये, यदि इसको आप ध्यान से देखें तो आप सिंपल बोल सकते हैं ये 0 है, और देख रहे हैं ये आपका हो गया 1, फिर यहाँ हो गया 2, फिर हो गया ये 3 और आपका ये हो गया 4। तो आपके पास ये पार्ट तो दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट दिया हुआ है y ग्रेटर देन 0 के लिए।
ये दोनों पार्ट y लेस देन 0 के लिए दिए हुए हैं। तो भाई यदि आप देखें तो दोनों ये और इसका पार्ट और इसका पार्ट एरिया सेम होगा, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये शेडेड पोर्शन दोनों के एरिया सेम होगा। तो क्यों ना इसको हम ऐसे ही कर दें, ये देखो ये पूरा पार्ट कर दें, इसको हम ये पूरा पार्ट कर दें, तो डायरेक्ट पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो गया ये। और ये क्या हो गया आपके पास, ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो यदि हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दें कि भाई एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4, टोटल एरिया को अलग अलग सेपरेट पार्ट निकाल करके हम डायरेक्टली कंबाइंड फॉर्म में देखें 0 से 4, ये हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स मतलब हो जाएगा रूट ऑफ 4x इंटू डी एक्स हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से 4, ये होगा रूट x इंटू डी एक्स। अब यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ x पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट लग जाएगी 0 से 4। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको एरिया इक्वल टू 2 इंटू 2 4/3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x की पावर 3/2 0 से 4। अब लिमिट अप्लाई कर दो ज़रा, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा 4/3, ये आएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4/3 और ये आएगा 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 8 माइनस 0, यानी डायरेक्ट ये आ जाएगा आपका 32/3 आ जाएगा। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका जो आंसर, इसका आंसर है वो 32/3 आना चाहिए। ये देखो 32/3 दिया हुआ है, फिफ्थ का आंसर 32/3। तो एक तो ये सिंपल मेथड आपके पास हो गई, और नहीं तो आपको यदि सेपरेट करना है तो आप इसको सेपरेट करो भाई। सेपरेट करेंगे तो क्या करोगे, 0 से 1 यदि आपको सेपरेट करना है तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ करना पड़ेगा 0 से 1 लेना पड़ेगा। 0 से 1 में क्या पोर्शन है, ये 2 रूट x dx। फिर हम लेंगे 1 से 2 जाएंगे, ये 1 से 2 वाला पोर्शन हो गया। तो 1 से 2 जब लेंगे तो यहाँ पे मोड लगाना पड़ेगा आपको, मॉड ऑफ 2 रूट x dx हो जाएगा ये। फिर ये जाएंगे आप 2 से 3, 2 से 3 देखो 2 से 3 फिर आपको ये पॉजिटिव मिलेगा तो जाएगा 2 रूट x dx। और फिर आपको जाना पड़ेगा फिर मोड, फिर नेगेटिव एरिया लेना पड़ेगा, मोड लेना पड़ेगा, ये आएगा 3 से 4, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट x और dx। ये तब सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो बेस्ट वे क्या है कि डायरेक्ट हमने क्या किया, ये पार्ट को ऊपर कर दिया, क्योंकि दोनों के एरिया यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का एरिया सेम है, तो इसको हमने अप करके डायरेक्टली होल पार्ट हमने कन्वर्ट कर दिया। तो आप डायरेक्ट पूरा का पूरा एरिया लेकर के डायरेक्ट इसको 0 से 4 में इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर सिंपल में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, fx इक्वल दिया हुआ है 4x + 3 अपॉन 6x - 4, x इज नॉट इक्वल 2/3, और f ऑपरेशन fx इक्वल दिया हुआ है gx, यानी आपके पास gx दिया हुआ है, ये दिया हुआ है f ऑपरेशन fx। और f ऑपरेशन fx का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि f ऑपरेशन ऑफ fx। अब यहाँ पे fx की वैल्यू पुट कर दें हम, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ f, ये हो जाएगा 4x + 3 अपॉन 6x - 4। और इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से फंक्शन ऑफ fx बन गया ये। तो जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस में अब ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये fx। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 4, जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर दो 4x - 3 अपॉन 6x - 4 से, ये हो गया +3 अपॉन 6, ये जाएगा 4x - 3 अपॉन 6x - 4, और ये हो जाएगा -4। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ज़रा क्या जाएगा ये, यदि हम इसको सॉल्व करें तो जाएगा ये डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 16x - 12, और ये हो जाएगा आपका यहाँ 6x + 3 है क्या, ये +3, यहाँ देखें यहाँ भी क्या होगा, ये भी +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16x + 12, और ये जाएगा +18x - 12 अपॉन, ये जाएगा 24x
प्लस 18 माइनस 24x हो जाएगा प्लस 16। तो देखें यहाँ पे क्या आ गया भाई आपका टोटल, यहाँ से ये 12 और 12 कैंसिल हो गए, यहाँ से 24x कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपके पास 34x अपॉन 34, यानी सिंपल आपके पास x आया ये। तो मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो gx की वैल्यू है ये कितनी आई, x आई। जब gx बने आपके पास एक आइडेंटिकल फंक्शन बन गया ये gx इक्वल टू x, इसका मतलब कि g4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये g4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब निकालना क्या है वो देखें। अब आपको निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे g ऑपरेशन g4। तो g ऑपरेशन का मतलब ये हो गया g ऑपरेशन g4, इसका मतलब हो गया g सच दैट g ऑपरेशन g4 ये हो गया। तो ये आ गया आपके पास g ऑपरेशन g4, तो यहाँ पे आ गया g ऑपरेशन g, और g4 कितना 4 है ये, तो वापस g4 बन गया, और g4 कितना है, फिर g है, फिर ये 4 है तो 4 बन गया, यानी ये हो गया आपका 4। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, आंसर 4 आना चाहिए। देखें भाई ऑप्शन क्या है, इसका आंसर 6 का आंसर 4 दिया हुआ है, तो 6 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंस 0 e 2 mod ऑफ साइन x माइनस 2 mod साइन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप एक्सपेंशन से कर सकते हैं। इसको बेटर एक्सपेंशन ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। देखें भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। यदि हम नेगेटिव कर दें x को तो जहाँ जहाँ जो भी ऑड टर्म्स होंगे सब नेगेटिव हो जाएंगे, यानी ये होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है मोड। जब भी कोई क्वेश्चन मोड में दिया रहे या फ्रैक्शनल पार्ट में हो या बॉक्स में हो तो आप उसको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एडजस्ट कराना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं इसका राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में हम लेते हैं पॉजिटिव, यानी ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड साइन x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास e की पावर 2 साइन x माइनस 2 साइन x माइनस 1, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि जो मॉड साइन x होता है, मॉड साइन x इक्वल टू ये पॉजिटिव होता है कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो, और नेगेटिव होता है जब x लेस देन 0 हो। तो ये पार्ट में मोड को हमने पॉजिटिव नेगेटिव में पहले कन्वर्ट कर दिया, तो ये मोड हट गया, 2 साइन x हो गया, ये 2 साइन x हो गया। अब यहाँ पे हम एक्सपेंशन अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे यदि हम एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 साइन x प्लस 2 साइन x का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस 2 साइन x और माइनस 1 अपॉन कितना हो गया, अपॉन हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखें, अब यहाँ देखेंगे आपके पास तो ये वाला टर्म ये कैंसिल हो गया, ये भी टर्म भी कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे, तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये बन गया आपके पास 2 स्क्वायर मतलब 4 बाई 2, ये हो गया साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, यानी ये हो गया ट्वाइस ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पार्ट आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x मालूम इक्वल टू 1 होता है, तो डायरेक्ट कितना आ गया, इक्वल टू 2 आ गया ये, यानी आपका जो राइट हैंड लिमिट है वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे
तो जब x लेस देन 0 होगा तो आपके पास जो मॉड साइन x है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ मॉड हटेगा तो क्या देगा, वो नेगेटिव देगा। इसको भी सॉल्व किया जाए देखें तो ये हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ये शो कर रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। e की पावर -2 साइन x माइनस माइनस हो जाएगा +2 साइन x -1 अपॉन ये हो जाएगा x²। इसको भी एक्सपेंशन अप्लाई कर दें, एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो आएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब e की पावर -x का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 - 2 साइन x प्लस 2 साइन x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस अप टू इन्फिनिटी और प्लस 2 साइन x और -1 अपॉन कितना हो गया, ये अपॉन हो जाएगा x²। अब देखें यहाँ पे, अब देखेंगे तो ये 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। सिमिलर फॉर्म मिला, मतलब ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया 4/2 मतलब 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x²। सेम थिंग आ गया तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का स्क्वायर डायरेक्ट, यानी ये होता है 1, तो 2 × 1 कितना आया, 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आई, ये इक्वल टू क्या आ गया, 2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, इक्वल टू 2 आएगा। तो 7 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x - 2y + z = -4 2x + α y + 3z = 5 और 3x - y + β z = 3 हैज़ इन्फाइनाइटली सोल्यूशन। तो आपको मालूम भाई इन्फिनिटी सोल्यूशन के लिए क्या होता है, फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन डेल इक्वल टू, पहले हमें क्या होगा, डेल इक्वल टू 0 और साथ में डेल x इक्वल टू डेल y इक्वल टू डेल z भी 0 होना चाहिए। यदि ये कंडीशन आती है तो क्या बोलते हैं हम कि वो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। डेल मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x y z से डिटरमिनेंट बना लें, तो डेल कितना जाएगा, यहाँ पे डेल हो जाएगा 1 - 2 और 1, ये आएगा 2 अल्फ़ा और 3, ये हो जाएगा आपका 3 -1 और बीटा, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यदि इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल इक्वल टू 1, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस 3, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें, प्लस 2 बीटा -9 और प्लस 1 -2 -3 अल्फ़ा, ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा प्लस 3 प्लस 4 बीटा -18 -2 -3 अल्फ़ा इक्वल टू 0, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको अल्फ़ा बीटा -3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 17। ये इक्वेशन, एक कंडीशन आपको मिल गई, अल्फ़ा बीटा में मिल गया रिलेशन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकाल लेते हैं डेल x या डेल y। तो डेल x क्या होता है, डेल x का मतलब ये हुआ कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमें कोफिशिएंट ऑफ x से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इससे तो मतलब नहीं रिप्लेस करने में, क्योंकि कांस्टेंट से कांस्टेंट रिप्लेस हो रहा है। यहाँ देखें, ये यदि हम अल्फ़ा यहाँ से हटा दें तो बीटा निकालने को मिल जाएगा, फिर बीटा हटा दें तो अल्फ़ा निकालने को मिल जाएगा। तो हम ये वाला निकालते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं, किससे, कांस्टेंट से, यानी हम निकालते हैं डेल y। डेल y मतलब क्या होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ y वाला जो डिटरमिनेंट, ये कोफिशिएंट हैं, ये रिप्लेस होगा कांस्टेंट टर्म से। तो देखें डेल y क्या हो रहा है, डेल y हो जाएगा आपके पास, ये रिप्लेस करेगा कोफिशिएंट ऑफ y को, कांस्टेंट टर्म, तो 1 2 3 ऐसे डिज होगा, ये आएगा -4 5 और 3, यहाँ आएगा 1 3 और बीटा, ये भी 0 कर दें। यदि हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपके पास 1
5 बीटा माइनस 9 प्लस 4 2 बीटा माइनस 9 और माइनस 1 6 माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 बीटा माइनस 9 प्लस 8 बीटा माइनस 36, ये हो जाएगा आपको माइनस 9, मतलब ये हो गया आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 13 बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 54, यानी आपके पास यहाँ से बीटा मिल जाएगा 54/13, ये मिल गया भाई। अभी बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है अल्फ़ा बीटा माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 17। यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं बीटा इक्वल टू 54/13, कितना हो जाएगा देखेंगे, ये हो जाएगा 54/13 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 4 इंटू 54/13 इक्वल टू ये हो जाएगा 17। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54 अल्फ़ा माइनस ये हो जाएगा 39 अल्फ़ा प्लस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 216 इक्वल टू 17 इंटू 13 हो जाएगा 221, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा 5, यानी अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया 1/3। तो देखो अल्फ़ा मिल गया और बीटा मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए दोनों 0 कर दिया हमने, 12 अल्फ़ा प्लस 13 बीटा निकालना है। यहाँ पे निकालना है 12 अल्फ़ा प्लस 13 बीटा, पुट कर दो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, तो 12 इंटू ये 1/3 प्लस 13 इंटू बीटा हो जाएगा ये आपका 54/13, तो ये कैंसिल हो गया भाई, ये आ गया 4, तो ये टोटल कितना आ गया 4 प्लस 54 हो गया, यानी टोटल आपका आंसर जो आएगा एक्सप्रेशन का वो आएगा 58। देखें आंसर 58 है कि नहीं है, तो ये आंसर 58 दिया है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx अपॉन dy इक्वल टू x log x माइनस log y प्लस 1। इसको हमको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। तो देखें भाई क्या फॉर्म बनने वाला है ये, तो ये हो जाएगा, इसको हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy है, ये आपका dx अपॉन dy, तो y को हम पहले डिवाइड कर दें सबको, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हम ले सकते हैं ये x अपॉन y और ये हो जाएगा आपका log x अपॉन y प्लस 1। अब यदि हम इसको सॉल्व करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा dy/dx इक्वल टू x अपॉन y log x अपॉन y प्लस x अपॉन y। अब देखें ये जो फॉर्म आ रहा है ये तो लीनियर फॉर्म नहीं दिख रहा है, क्योंकि x y दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो देखें x y अपॉन y यहाँ भी आ रहा है, x अपॉन y यहाँ भी आ रहा है, x अपॉन y यहाँ भी आ रहा है, तो ये लग रहा है एक होमोजीनियस फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं x अपॉन y इक्वल टू मान लेते हैं t, यानी ये आपके पास हो गया x इक्वल टू वाई टी का फॉर्म बन गया। तो x इक्वल वाई टी, इसका मतलब क्या हुआ ये कि dx अपॉन डी वाई कितना हो गया, dx अपॉन डी वाई हो गया t प्लस वाई रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो t y का हो गया 1 और फिर हो गया y और ये हो गया dt अपॉन डी वाई, dt अपॉन डी वाई, ये वाला फॉर्म आएगा। ये वैल्यू आएगी dx अपॉन डी वाई, इसको रिप्लेस कर दें, तो dx अपॉन डी वाई को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका t प्लस वाई dt अपॉन डी वाई इक्वल टू ये आएगा t और log t, ये जाएगा प्लस t। तो देख रहे हैं यहाँ से ये t और t तो कैंसिल हो गए,
ये आ गया आपका वेरिएबल सेपरेशन में आ गया। तो ये हो गया आपका टी लॉग टी। अच्छा, ये टी लॉग टी हम इसको अरेंज करेंगे तो डी टी यहाँ पर दिया है, वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन टी लॉग टी, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने दोनों तरफ। अब इंटीग्रेट कर दिया तो डायरेक्ट हो जाएगा भाई लॉग टी को, यहाँ पे हम लॉग टी को m मानेंगे तो 1 बाई टी डी टी डी एम बन जाएगा, मतलब ये लॉग लॉग बन जाएगा। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा ये लॉग ऑफ लॉग टी हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा लॉग वाई, और प्लस हम लेंगे लॉग सी, लॉग का फॉर्म दिया हुआ है तो कांस्टेंट भी हम लॉग सी के फॉर्म में लें। तो ये हम प्रॉपर्टी लगा दें तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका लॉग टी इक्वल टू ये हो गया लॉग वाई सी, लॉग ए बी का फॉर्म लगा दिया। अब यहाँ पे क्या दिया आपके पास, अब यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट कर दें, यदि हम टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा लॉग, अब लॉग ए बी है तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके इसको हम डायरेक्ट कर ले सकते हैं भाई, ये डायरेक्ट लॉग लॉग दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका लॉग टी इक्वल टू हो गया ये वाई सी हो गया है। अब टी की वैल्यू पुट कर दें तो जाएगा लॉग टी की वैल्यू कितनी है, टी इक्वल टू दिया है एक्स अपॉन वाई, तो टी अपॉन एक्स अपॉन वाई ये इक्वल टू हो जाएगा वाई सी। अब आपके पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है E1 से पास करा रहा है, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू ई पुट कर दें। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको पास कराना है E1 से पास कराना, देखो E1 से पास हो रहा है, E1 से पास हो रहा है मतलब यहाँ पे x इक्वल टू ई और y इक्वल टू 1 आएगा, ये x इक्वल टू ई और y इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका log e इक्वल टू c, और log e होता है 1, इसका मतलब c कितना आ गया, 1 आ गया, तो c 1 आएगा तो डायरेक्ट आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा, log x अपॉन वाई इक्वल टू क्या मिल गया, ये y मिल गया। ये आपका आंसर आना चाहिए भाई, देखें कौन सा ऑप्शन है, log x अपॉन वाई इक्वल टू वाई, log x अपॉन वाई इक्वल टू वाई, यानी ये ऑप्शन थर्ड आ रहा है देखो। तो इसको 9 का आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू आई एंड ए बी सी डी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है भाई, देखें यहाँ पे एक ही आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसके वर्टेक्स ए बी सी डी दिए गए हैं। तो मान लो ए जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, यहाँ देखें बीटा क्या दिया है, बीटा दिया है बी दिया है 1 0, सी कितना दिया है, सी दिया हुआ है गामा डेल्टा, और डी दिया हुआ है 1 2, और आपके पास ए बी की लेंथ गिवन है, ए बी की लेंथ कितनी गिवन है, √10, ये जो ए बी की लेंथ है ये दिया हुआ है √10, और ए और सी एक लाइन में लाई कर रहे हैं, जो ए और सी दिया हुआ है ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 3, ये लाई कर रहा है आपका 3y इक्वल टू 2x प्लस 1 में लाई कर रहा है। आपको ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वैल्यू निकालना है। तो एकदम इजी फॉर्म में क्वेश्चन है भाई, ये आप एक ही प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ मिलती है कि जब भी आपके पास चारों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं पैरेललोग्राम के, तो इसका दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है ये दोनों डायगोनल में लाई करता है, यानी ये जो m होगा वो AC का मिड पॉइंट भी होगा और जो m है वो BD का मिड पॉइंट भी है। इसका मतलब हम एक एक करके दोनों केस ले लें यहाँ पे, इफ़ m इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD, तो कितना हो जाएगा ये, यानी m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 + 1/2 और 0 + 2/2, यानी ये आपके पास मिल गया m कितना मिल गया, 1 और 1 मिल गया। ये मिल गया भाई m के कोऑर्डिनेट्स, ये कितने मिल गए, 1 और 1 मिल गए। अब देखें, अब यदि
भाई जब ये पैरेललोग्राम है तो m जो है मिड पॉइंट से BD का नहीं, ये AC का मिड पॉइंट भी होगा, क्योंकि दोनों डायगोनल को इक्वली पॉइंट में ये बाइसेक्ट करता है। तो अब यहाँ लेके चलें कि इफ़ m इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब जो m होगा ये दोनों कोऑर्डिनेट का इनका मिड पॉइंट लगा दें, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें भाई A और C के लिए, तो ये जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 और बीटा प्लस डेल्टा बाई 2। तो देखें दोनों m, ये वाला m इक्वेशन नंबर ये आपके पास ये m कहाँ से आया, मिड पॉइंट ऑफ BD से आया, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये मिड पॉइंट ऑफ AC से आया है। यानी m तो एक ही पॉइंट है, मतलब m कॉन्साइड है। जब m कॉन्साइड है इसका मतलब है दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 इक्वल टू 1, और यहाँ मिल जाएगा बीटा प्लस डेल्टा बाई 2 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा प्लस गामा कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ से बीटा प्लस गामा कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल कितना है, 2 + 2 यानी हो गया 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 4 आ गई। देखें यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ ये निकालो। तो क्या हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यानी आपको 2 × 4 यानी कितना आएगा, इक्वल टू 8 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर है ये आंसर 8 आना चाहिए। ये आंसर दिया हुआ है 10 का 4 8, तो 10 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। y = fx विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = 10x + y अपॉन sin x sec x माइनस sin x tan x। आपको y π/4 = 2 दिया है और y π/3 निकालना है। एक सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करना है। तो देखें भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। पहले हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx = 10 दिया है, इसको लिख दें हम sin x अपॉन cos x। ये हो जाएगा प्लस y अपॉन यहाँ पे हो जाएगा sin x, और ये हो जाएगा 1/cos x माइनस sin x, और 10 को ले सकते हैं sin x/cos x। इसके बाद इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया जाए। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे तो एलसीएम इसका cos x आएगा। तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका dy/dx = हो जाएगा ये हो जाएगा sin x प्लस y cos x अपॉन cos x, और अपॉन यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin x, और यहाँ पे हो जाएगा ये, इसमें एलसीएम आएगा cos, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया ये sin x, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x, और ऊपर का जो न्यूमरेटर का एलसीएम रहेगा वो cos x यहाँ आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये cos और cos दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका अब dy/dx = ये हो जाएगा sin x प्लस y cos x अपॉन ये हो जाएगा sin x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर x बन जाएगा। तो देखें ये फॉर्म आ गया। अब यदि हम इसको और सेपरेटली सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा आपका dy/dx = ये हो जाएगा sin x अपॉन sin x इंटू cos स्क्वायर x, और प्लस ये हो गया y cos x अपॉन होल कर दें तो आएगा sin x इंटू cos स्क्वायर x। अब इसको सिम्प्लीफाई कर दें यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे ये cos और स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो ये बन जा रहा है आपका, ये साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx = ये बन गया sec स्क्वायर x प्लस y, और यहाँ पे हो जाएगा ये साइन और cos है, तो यहाँ काम करें मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई 2 कर दें, तो ये बन गया 2 sin x cos x, मतलब ये हो गया 2 cos x 2x हो जाएगा, ये
2 कॉसेक 2x। अब इसको यदि हम ऐसा अरेंज करें तो ये एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जाएगा dy/dx माइनस वाई इंटू 2 कॉसेक 2x इक्वल टू ये बन गया आपका सेक स्क्वायर x, और ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर। तो हमें पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ कंपेयर करोगे आप, किससे कंपेयर करोगे, dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू से। तो p क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा आपको माइनस 2 कॉसेक 2x और q मिल जाएगा सेक स्क्वायर x। तो हम पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। तो ये आएगा e इंटीग्रेशन p कितना है, ये है -2 कॉसेक 2x dx, और cosx को यदि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, 2x को t मानना पड़ेगा। तो 2 dx इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू e माइनस ऑफ कॉसेक t और ये हो गया dt, यानी ये हो जाएगा e माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक t कितना होता है, कॉसेक का होता है log 10t/2। तो जाएगा यहाँ पे ये 10t/2 हो गया ये, और यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें तो ये e की पावर माइनस है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10t/2 आ गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1/10, और t की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 2x/2, मतलब ये हो गया 10x हो गया, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब लगा दें इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है इसका, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये होता है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया जाए अब, तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया 1/10x इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है, ये सेक स्क्वायर x है, और अपॉन 1/10x और dx प्लस c। अब यहाँ पे डायरेक्ट इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा ये। यहाँ पे यदि हम 10x को मान लेंगे t, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा dt। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, यानी हो जाएगा log t, और log t को हम जब t को पुट कर दें तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 10x प्लस c हो गया ये। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन, आपका जो सोल्यूशन मिला वो क्या मिल गया, ये मिल गया y इक्वल टू 10, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा 10x इंटू लॉग 10x और प्लस ये c। यहाँ पे ये इसको ब्रैकेट में लगा दें यहाँ पे। अब देखो क्या दिया है, अब यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे क्या गिवन है, c निकालने के लिए π/4 और 2, यानी x इक्वल टू π/4 और y इक्वल 2। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें x इक्वल टू π/4 एंड y इक्वल टू, देखें c क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू, ये 10 π/4 हो गया 1 और log 1 हो गया 0, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये c इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो c 2 आ गया, तो y क्या मिल गया, y इक्वल टू मिल गया 10x और ये हो गया log 10x और प्लस 2, ये मिल गया आपको फंक्शन। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है y π/3, यानी यहाँ पे हम x इक्वल टू π/3 पुट कर दें। तो x इक्वल π/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y x का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा y π/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 π/3, ये हो जाएगा log 10 π/3 और प्लस 2। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y π/3
इक्वल 10 पावर 3 कितना होता है, ये हो जाएगा √3, हो जाएगा log √3 और +2, यानी ये आपका आंसर आ रहा है। अब ये मैच करना पड़ेगा भाई आंसर। देखें ज़रा, √3 log √3 +2, तो देखें ज़रा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको ऑप्शन दिख रहा है y = √3 2 + log √3, यानी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन 1 दिख रहा है भाई। ऑप्शन क्या दिख रहा है, 1, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी 3 वेक्टर्स गिवन है और वेक्टर पी विच सेटिस्फाइंग p क्रॉस b = c क्रॉस b और p डॉट a को 0 दिया है, तो आपको निकालना है p डॉट i - j - k की वैल्यू। तो देखें भाई, वेक्टर a दिया हुआ है 3i + j - 2k, वेक्टर b दिया हुआ है 4i + j + 7k और वेक्टर c दिया हुआ है i - 3j + 4k, और एक वेक्टर p जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया है, p क्रॉस b = c क्रॉस b। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि p क्रॉस b माइनस c क्रॉस b = 0 हो गया। और आप यदि यहाँ से देखें यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास, यहाँ से हम वेक्टर b यदि कॉमन ले लें तो ये हो गया वेक्टर p माइनस वेक्टर c, और ये क्रॉस विद b ये = 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि p माइनस सी क्रॉस b = 0 है, मतलब ये p माइनस सी और b दोनों आपस में क्या हैं, दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब ये तभी ट्रू होता है जब वेक्टर p माइनस सी = 0 और वेक्टर b = 0, और हम क्या बोल सकते हैं कि p माइनस सी, ये जो p माइनस सी है, दिस इज़ पैरेलल टू वेक्टर b, यानी p माइनस सी जो है वेक्टर b के पैरेलल है। यदि p माइनस सी वेक्टर b के पैरेलल है, इसका मतलब है तो वेक्टर p माइनस सी = लैम्डा b ले सकते हैं हम, जहाँ पे लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है, और वेक्टर p कितना हो जाएगा, वेक्टर p हो जाएगा c + लैम्डा b। तो ये आपके पास एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया। अब आपके पास वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें यदि इसके डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यदि हम a डॉट c निकालें, a और c का डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो क्या आएगा, ये आएगा 3 - 3 और ये हो जाएगा आपका -8, यानी a डॉट c कितना आ गया, a डॉट c आ गया -8 आ गया। एक चीज़ ये मिल गई। और बिल्कुल सिमिलर यदि हम a डॉट b निकालें, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर 4 × 3 हो गया 12 माइनस +1 -1 +1 आएगा और माइनस ये हो जाएगा आपका 14, यानी हो जाएगा -1, यानी a डॉट b कितना आ गया, ये आ गया आपका -1 आ गया। अब देखें आपके पास है क्या, एक्चुअली वेक्टर p = c + लैम्डा b मिला, तो हमको यहाँ पे देखें, यहाँ पे b दिया हुआ, तो b डॉट a की वैल्यू आपके पास है, तो इसमें हम डॉट प्रोडक्ट लगा दें। तो देखो यहाँ पे, तो डॉट विथ वेक्टर a, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p डॉट a = a डॉट c + लैम्डा b, यानी ये हो जाएगा आपका p डॉट a, और p डॉट a = क्या है, यहाँ पे देखें p डॉट a कितना दिया है, देखो इस रिलेशन दिया है, p डॉट a दिया हुआ है 0, तो ये हो जाएगा 0 = हो जाएगा a डॉट c + लैम्डा a डॉट b। तो a डॉट c और a डॉट b दोनों आपके पास हैं, तो ये हो गया आपका -8 दिया हुआ है और प्लस लैम्डा, ये वैल्यू हुई -1, यानी यहाँ से आपके पास लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया -8, ये लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखें निकालना क्या है आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, अब ये p = क्या दिया हुआ है, p = दिया हुआ है c + लैम्डा b, क्योंकि आपको p निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे वेक्टर p = c कितना है, c वेक्टर दिया है i - 3j + 4k, और लैम्डा कितना दिया है, लैम्डा दिया है -8, और वेक्टर b दिया है 4i + j + 7k। तो इसको हम सॉल्व कर लें, तो वेक्टर
p इक्वल टू हो जाएगा ये i माइनस 3j प्लस 4k, ये हो जाएगा माइनस 32i माइनस 8j और माइनस हो जाएगा ये 56k। यानी आपके पास वेक्टर p मिल गया माइनस ये हो जाएगा आपका 31i माइनस 11j और माइनस 52k। तो ये मिल गया आपके पास वेक्टर p। अब आपको निकालना क्या है, हमें जो निकालना है वो दिया हुआ है p वेक्टर p डॉट i माइनस j माइनस k। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर दें, p कितना है, p है माइनस 31i माइनस 11j माइनस 52k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, i माइनस j माइनस k के साथ। तो ये हो जाएगा माइनस 31 हो जाएगा, माइनस 31 प्लस 11 और प्लस हो जाएगा 52। तो 63 माइनस मतलब 31 इक्वल टू हो गया ये 32 हो गया। यानी इस एक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 32। देखें भाई 32 है कि नहीं है, ये दिया हुआ है। तो 12th का आंसर क्या होगा, 4 होगा, दैट इज़ 32। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दिया हुआ है 1/1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 4, 2/1 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 3/1 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 4 अप टू 10 टर्म्स। तो हमें इस सीरीज़ का पहले n टर्म निकालना पड़ेगा। तो देखें n टर्म निकालने के लिए आप देखें कि देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, वेरी कर रहा है ये 1 2 3। तो n टर्म में क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा अपॉन, यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 1, वहाँ भी फर्स्ट टर्म 1, तो बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है माइनस 3 इंटू 3 भी फिक्स दिया हुआ है। अब यहाँ दिया 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर और प्लस ये भी वेरी कर रहा है 1 2 3, तो ये हो जाएगा n रेज़ टू पावर 4। तो ये आपका क्या निकल आएगा, n टर्म निकल आएगा। अब n टर्म को यदि हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो देखें यहाँ पे यदि हम n टर्म की बजाय इसको हम tr बोल दें तो tr कितना हो जाएगा ये, क्योंकि वेरी करना आपको सम ऑफ n टर्म निकालना है तो हमें पहले इसका Sn निकालना पड़ेगा। तो tr के लिए हम देखें आप तो ये हो जाएगा r अपॉन, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 1 माइनस ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये r4 माइनस ये हो जाएगा r स्क्वायर। ये कितना हो गया, r स्क्वायर हो गया। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक परफेक्ट फॉर्म बन गया भाई। तो क्या बन गया ये बन गया r अपॉन, ये क्या बन गया r स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो देखो ये कंसेक्यूटिव टर्म का स्क्वायर का सम डिफरेंस बन गया r स्क्वायर माइनस r। तो यहाँ पे अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये tr इक्वल टू, इसको हम ले सकते हैं r अपॉन, इसको a माइनस बी a प्लस बी में ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r माइनस 1। अब हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करने के लिए आप क्या करें, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में दिया है उसको डायरेक्टली आप ऐड कर दो। देखो हम एक शॉर्टकट आपको बताते हैं जिससे आप बिना इसको लेंथी मेथड सॉल्व किए डायरेक्ट इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें दो फैक्टर क्या क्या दिए हैं, एक दिए हैं r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 और एक और दिया हुआ है r स्क्वायर प्लस r माइनस 1। हम क्या करें, दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड यदि हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, या दोनों को ऐड ना करके दोनों को सेपरेट कर दो, बेटर होगा। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों को सेपरेट कर दें। माइनस कर दी तो क्या बनाइए, r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 माइनस r स्क्वायर माइनस r और ये प्लस 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि देखें यहाँ पे अब आपके पास क्या बचा, देखो 1 1 कैंसिल हो गए, r स्क्वायर कैंसिल हो, क्या बचा ये माइनस 2r बचा। अब ये माइनस 2r है, मतलब आपके पास r तो है, तो यदि r है तो हम क्या करें, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 कर दें। तो देखें यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड 2 कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 2r अपॉन, ये हो गया r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 और r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 और इंटू 2। अब इसको हम दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, नीचे तो सेम रहेगा
नीचे रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर, माइनस आया तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दें, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। अब देखें इसको ज़रा, अब यदि इनसाइड इसको सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट, बचेगा 2 वहाँ पे और 2 यहाँ पे है, तो मतलब नहीं वही चीज़ आ गई आपके पास 2r बाई 2 करेंगे तो r 2 कैंसिल, r बच जाएगा। अब इसको सेपरेट कर दो, तो यहाँ पे आपके पास टी आर क्या आ गया, टी आर इक्वल टू आ गया 1/2। तो ये अपॉन होल करेंगे तो ये एक फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 और यहाँ बचेगा 1/r स्क्वायर प्लस r माइनस 1, ये बच गया। तो ये देखो आपको इजीली किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपको पाइसा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम सम निकालना है तो r इक्वल टू 1 2 3 4 पुट कर दें। यदि हम यहाँ पे r इक्वल 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा t1 करेंगे तो आए 1/2, ये हो जाएगा आपका 1 पुट करेंगे तो 1/-1 माइनस 1। t2 करेंगे तो यदि यहाँ पे 2 पुट करेंगे t2 तो आएगा 1/2, 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 माइनस 1 यानी 1/1 यानी बच जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। t3 पुट करेंगे तो आएगा 1/2, यहाँ आएगा 1/5 माइनस यहाँ आएगा 1/11। बिल्कुल सिमिलर आप इसको अप टू एन टर्म ले जाएँ यहाँ पे, तो आपके पास जो tn आएगा ये हम डायरेक्ट यहाँ पे tn आएगा, वो tn कितना आएगा, ये tn आ जाएगा आपके पास 1/2, ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस, ये काम करो आपको सम ऑफ 10 टर्म निकालना है, तो 10 टर्म निकालना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 10 ही पुट कर दो, बेटर होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप 10 पुट करेंगे कितना आएगा, देखो ज़रा, ये 10 पुट करेंगे तो यदि यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 90 माइनस 1 मतलब हो जाएगा ये 89, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 89 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 + 10 मतलब 109 हो जाएगा, ये हो गया 109। अब आप एक काम करो, सबको ऐड कर दो। अब यदि हम सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे तो ये कहलाएगा सिग्मा ऑफ n यानी हो जाएगा Sn, और यहाँ देखो ये आपके पास डायगोनली से कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, क्या बचेगा फर्स्ट और लास्ट, यानी ये बचा आपके पास 1/2, यहाँ बचेगा -1 और माइनस 1/109। अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये Sn नहीं है, ये Stan हम सम निकाल रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। सम ऑफ 10 टर्म निकाल तो 10, यहाँ पे 10, तो ये Stan को यदि हम सॉल्व कर लें तो ये Stan कितना हो जाएगा, Stan हो जाएगा ये 1/2, कैल्शियम लाइन कितना आएगा 109, ये हो जाएगा -109 और -1, तो यहाँ पे Stan कितना आ गया 1/2, ये आ गया -110/109। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये हो जाएगा 55, तो Stan कितना आ जाएगा -55/109, यानी सम ऑफ 10 टर्म जो है वो होगा -55/109, तो -55/109 यानी आंसर क्या होगा इसका 4 होगा, 13 का आंसर 4 होगा। The distance of the point Q0 to -2 from the line passing through the point P 5 -4 3 and perpendicular to the line. L1 r equal to -3i plus 2k plus lambda 2i plus 3j plus 5k and L2 दूसरी लाइन दी है i -2j plus k plus mu minus i plus 3j plus 2k। यानी हमको एक लाइन का इक्वेशन जो पॉइंट P5 -4 3 से निकालना है और ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए पहले लाइन L1 का जो डायरेक्शन रेशो है, L1 का डायरेक्शन रेशो ऑफ L1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
2, 3 एंड 5 और डायरेक्शन रेशोस ऑफ L2 दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशो हो जाएगा -1, 3 और 2। तो अब ये बोल रहा है कि वेक्टर, अब हम क्या करें भाई, क्योंकि आपके पास एक लाइन निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो उसका जो डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन रेशो हो जाएगा, यानी ए वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन कैन बी ऑब्टेन, कैसे कैन बी ऑब्टेन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, हमें क्या करना है, इसको हम मान लें कि ये क्या है, ये B1 है और ये क्या है, B2 है। तो उसका जो डायरेक्शन रेशो होगा वो B1 क्रॉस B2 हो जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 निकाल लें, यानी हो जाएगा I, J और K। और B1 कितना दिया है, ये दिया है 2, 3 और 5, ये है -1, 3 और 2। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा इक्वल टू I 6 - 15 - J, ये हो जाएगा 4 + 5 और ये हो जाएगा प्लस K 6 + 3, यानी ये हो जाएगा आपका इक्वल टू -9I -9J और +9K। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन। अब हम निकाल लें इक्वेशन ऑफ लाइन। तो रिक्वायर्ड लाइन क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड लाइन किससे पास कर रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग दिया हुआ देखें किससे पास कर रहा है, ये पास कर रहा है P से। P दिया हुआ है 5 - 4 और 3, 5 - 4 and 3 एंड वूज डायरेक्शन रेशोस, इसके जो डायरेक्शन रेशोस हैं ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके -9 -9 और 9। तो इसका इक्वेशन निकालना भाई, क्या इक्वेशन हो जाएगा, हम वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं। तो वेक्टर R हो जाएगा 5I - 4J + 3K प्लस कांस्टेंट लेमडा ले लेते हैं यहाँ पे, लेमडा -9I -9J + 9K। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करने के बाद 5I - 4J + 3K। अब देखिए यहाँ पे सब में 9 कॉमन है, तो यहाँ पे हम 9 कॉमन लेके कांस्टेंट ले लें तो प्लस ले लेते हैं यहाँ पे, प्लस λ1 और ये हो जाएगा I + J और ये हो जाएगा -K। एक फॉर्म ले सकते हैं। तो ये आपके पास लाइन हो गई। अब इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट से। तो आप देखें फिगर में देखें तो भाई एक लाइन आपके पास है, ये लाइन आप L मान सकते हैं। ये लाइन का डिस्टेंस निकालना है पॉइंट P, डिस्टेंस Q से। Q क्या दिया है, Q दिया है 0, 2 और -2 और हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। ये मान लो तो यहाँ पे एक पॉइंट P लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एनी पॉइंट ले लें हम, तो यहाँ पे ले लो आप एनी पॉइंट ऑन L। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट P लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 + λ1, ये हो जाएगा आपका -4 + λ2 या λ1, ये λ1 और ये हो जाएगा 3 - λ1। ये पॉइंट हो गया। तो एनी पॉइंट हमने ले ली, ये पॉइंट यहाँ पे 5 + λ1 -4 + λ1 और 3 - λ1 और इसके जो डायरेक्शन रेशो होंगे ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 1, 1 और -1। अब हम क्या करें, पहले अब हम निकाल लें पोजीशन वेक्टर ऑफ AP, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ QP के पोजीशन वेक्टर निकाल लें। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ निकाल लें PQ। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यानी हो जाएगा PQ वेक्टर इक्वल टू 5 + λ1 - 0 I + λ1 - 4 - 2 J + 3 - λ1 3 - λ1 माइनस ये +2 हो जाएगा, +2
के, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो पी क्यू मिलेगा आपको, पी क्यू हो जाएगा 5 प्लस लैम्डा 1 आई प्लस लैम्डा 1 माइनस 6 जे और प्लस 5 माइनस लैम्डा 1 के। तो ये मिल गया आपको पी क्यू के, ये मिल गया पोजिशन वेक्टर ऑफ पी क्यू। अब क्या बोल रहा है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो क्या होंगे, इनके जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। तो ये पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो होगा और पी के जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ 1 1 और -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो फॉर परपेंडिकुलर दोनों के जो डॉट प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये हो जाएगा 5 प्लस लैम्डा 1 इंटू आई प्लस, अच्छा इंटू आई नहीं, ये हो जाएगा इंटू डॉट प्रोडक्ट विथ हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस 6 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 5 माइनस लैम्डा 1 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस 6 और -5 प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0। तो कैंसिल होगा, ये यहाँ से 5 कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपका यहाँ पे जो लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 1 कितना हो गया, लैम्डा 1 इक्वल टू हो गया 6। जब लैम्डा 1 6 है तो पॉइंट पी निकाल लें। तो पी पॉइंट क्या दिया है, ये दिया 5 प्लस लैम्डा 1 माइनस 4 और 3 माइनस लैम्डा 1। अब यहाँ पे आप क्या पुट कर दें, यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्ट लैम्डा 1 इक्वल टू 6 पुट कर दो। तो ये जाएगा पॉइंट पी क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई भाई, ये जो है आपके पास ये लैम्डा 1 कैंसिल नहीं होगा, दोनों ये पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 3 लैम्डा 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 लैम्डा 1। तो यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा 1 इक्वल टू 2 और लैम्डा 1 2 होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, लैम्डा 1 इक्वल टू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 प्लस 2 आ जाएगा, ये 5 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 और ये जाएगा ये 3 माइनस 2। इसका मतलब जो पॉइंट पी मिलेगा, ये पॉइंट मिल जाएगा 7 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3। तो ये पी पॉइंट हो गया। और क्यू पॉइंट कितना दिया है, और आपका जो क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट दिया हुआ है 0 2 और -2। इसका डिस्टेंस निकालना है। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, ये लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। तो पी क्यू हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका √49 प्लस 16 और प्लस हो जाएगा 9। तो ये टोटल मिल जाएगा आपको √74। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी और क्यू का डिस्टेंस है, ये पी क्यू का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा √74 हो जाएगा। देखिए आंसर क्या दिया है, √74। तो ये दिया 4, यानी आपका जो 14 है इसका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 4√74। क्वेश्चन नंबर 15, अल्फ़ा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 0 और दिया हुआ है साइन इनवर्स अल्फ़ा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा, ये इक्वल दिया हुआ है पाई। और एक रिलेशन दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल दिया हुआ है 3 अल्फ़ा बीटा और पूछा हुआ है देन गामा की वैल्यू। तो देखें यहाँ पे जो दिया हुआ है कि साइन इनवर्स अल्फ़ा, यदि इसको हम मान लें ए, साइन इनवर्स बीटा इसको हम मान लें बी और साइन इनवर्स गामा इसको मान लें सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा हो जाएगा साइन ए और यहाँ से बीटा कितना हो जाएगा साइन बी और यहाँ पे गामा कितना हो जाएगा साइन सी हो जाएगा। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल में कन्वर्ट हो गए। अब रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा
और यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल दिया हुआ 3 अल्फ़ा बीटा। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल दिया हुआ 3 अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 3 अल्फ़ा बीटा, और इसको अरेंज करेंगे तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा और बीटा। अब यदि इसको हम अरेंज करें तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा माइनस गामा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ये 1 आ गया। अब देखें भाई, अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि यदि आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी, कोसाइन फार्मूला क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल यदि आपके पास ए बी और सी है और इसका फ्रंट साइड ए है, ये बी है, ये सी है, और ये यदि आपका एंगल ए हो गया तो कोसाइन फार्मूला होता है बाय कोसाइन फार्मूला कॉस ए इक्वल टू ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी। तो ये वाला जो फॉर्म है ये फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, और इस फॉर्म में यदि आप देखें कंपेयर करें तो देखें यहाँ पे 2BC है, 2 अल्फ़ा बीटा है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई 2 कर दें, और जब 2 कर देंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे देखें आप फिगर में तो ये आपके पास एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ये ट्रायंगल में ये जो फ्रंट साइड है गामा है, तो देखें यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए बी और सी, यदि इसको मान लें अल्फ़ा, ये बीटा, और ये हो जाएगा आपका गामा। तो ये जो आपके पास आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ये एंगल आ रहा है, ये एंगल क्या है सी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और कॉस सी की वैल्यू आप देखें इन टर्म्स ऑफ साइन, आपके पास वैल्यू गिवन है यहाँ पे साइन ए, साइन बी, साइन सी, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर दें। यदि इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू ये आ गया 1/2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू हो जाएगा 1/4, और साइन स्क्वायर सी की वैल्यू क्या है, हमने माना हुआ है इसको, साइन सी की वैल्यू कितनी है, ये है गामा, तो यहाँ से हम गामा के फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये हम मिल जाएगा ये 1 माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1/4, और गामा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 1 माइनस 1/4 यानी हो जाएगा ये 3/4। इसका मतलब गामा कितना आएगा, गामा आएगा √3/2। तो ये वैल्यू पूछा था कि गामा की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आ गई। देखो ऑप्शन में √3/2 दिया है क्या, ये दिया है ए, तो 15 का आंसर क्या होगा, ए होगा। तो देखें इस वीडियो में हमने 31 जनवरी 2024 सेशन 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 15 डिस्कस किए हैं। आप इसको अच्छे से सॉल्व करें और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करें। अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।